जो इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है उसकी स्पीड यदि 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा निकलेगी तो गाड़ी का एवरेज एकदम खराब हो जाएगा, तेल पीने लग जाएगा इंजन। और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रिक कार, जिसको आप चाहिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाओ या 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, गाड़ी का एवरेज वही रहेगा जो रहना चाहिए, जिसकी हम थोड़ी और अच्छे से आगे बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल इलेक्ट्रिक कारों में यह है कि इलेक्ट्रिक कारें इतनी महंगी क्यों है, इसका भी जवाब जानेंगे। और इलेक्ट्रिक कार कितनी बेनिफिशियल रहेगी हमारे लिए, क्या गाड़ी का एवरेज होगा, कितना खर्च आएगा हमको 1 किलोमीटर के लिए, इनकी सबकी बात करने वाले हैं। यह जो आईसी इंजन है ना, यह स्टार्ट होने के बाद में फ्यूल को कंटिन्यूसली कंज्यूम करता रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक कार कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी करती है। कहने का मतलब आपकी इलेक्ट्रिक कार वापस बैटरी को रिचार्ज भी करती है खुद से ही, जो आपको थोड़ी देर में अच्छे से समझ आने वाला है। इनके अलावा इलेक्ट्रिक कारों में कुछ प्रॉब्लम भी है जो लोग फेस कर रहे हैं, जिसकी वीडियो के लास्ट सेक्शन में बात की गई है। जो इंटरनल कंबस्टन इन शॉर्ट आईसी इंजन होता है उसमें पिस्टन का जो लीनियर मोशन होता है उसको रोटेशन में बदला जाता है, डायरेक्ट रोटेशन क्रिएट नहीं होता है आईसी इंजन में। इसलिए पिस्टन के साथ में फ्लाईव्हील को भी सेट किया जाता है ताकि रोटेशनल मोशन अच्छे से मिल सके। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक कार में 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है। यह मोटर बहुत ही पावरफुल होती है और सेल्फ स्टार्टिंग भी होती है, जबकि जो हमारा आईसी इंजन होता है उसको किसी छोटी सी मोटर के थ्रू रोटेट करवाया जाता है और फिर वह स्टार्ट होता है। जो इंडक्शन मोटर है उसके अंदर डायरेक्ट ही रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसकी एफिशिएंसी अच्छी रह जाती है। इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी 90% तक होती है, जबकि आईसी इंजन में इंजन तो रोटेशन में घूम नहीं रहा है, उसको तो रोटेशन में बदला जाता है। तो यह जो बीच में बदलने की प्रोसेस है ना, इसमें इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है, लगभग 35% के आसपास में इसकी एफिशिएंसी आ जाती है। शॉर्ट में कहूँ तो 1 लीटर पेट्रोल में 35% पेट्रोल ही काम में आता है, बाकी 65% के तो इंजन में लॉस हो जाते हैं। जो आईसी इंजन होता है उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, जैसे इंजन के आरपीएम 6000 या 8000 आरपीएम हो सकते हैं, इसलिए हम इंजन को डायरेक्ट गाड़ी के व्हील से कनेक्ट नहीं करते, बीच में एक ट्रांसमिशन लगाते हैं जो स्पीड को बढ़ा देता है। जबकि दूसरी तरफ यदि इलेक्ट्रिक कार की इंडक्शन मोटर को देखें तो इस मोटर की स्पीड ही 18000 आरपीएम तक हो सकती है, हमें कोई ट्रांसमिशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप यहाँ पर इंडक्शन मोटर और आईसी इंजन के ग्राफ को देखो। यहाँ पर जब आईसी इंजन अपनी हाईएस्ट स्पीड पर पहुंच जाता है तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, आप देख सकते हो यहाँ पर इस ग्राफ में। कहने का मतलब जब आप गाड़ी को बहुत ज्यादा स्पीड में भगा रहे हो तो गाड़ी का एवरेज बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 15 से 20% तक आ जाएगी। दूसरी तरफ आप इस इंडक्शन मोटर को देखो, इसको आप 18000 आरपीएम की स्पीड पर रन करवा दोगे तो भी इसकी एफिशिएंसी 90% के आसपास में ही रहेगी। आपकी गाड़ी का एवरेज 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी वही रहेगा और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी वही रहेगा। अब आप एक कंपेरिजन और देखिए इनके बीच में। जो आईसी इंजन है उसका वेट बहुत ज्यादा है इंडक्शन मोटर के कंपेरिजन में, और आईसी इंजन का पावर आउटपुट भी बहुत कम है। वहीं दूसरी तरफ इंडक्शन मोटर का वेट भी कम है और पावर आउटपुट भी ज्यादा है, इसलिए इंडक्शन मोटर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, उसको आप जरूर देखना। जो गाड़ी का इंजन होता है यदि उस पर ज्यादा लोड आ गया तो वह बंद हो सकता है, लेकिन इंडक्शन मोटर में ऐसा सिस्टम नहीं है। यदि उस पर लोड बढ़ता है तो इंडक्शन मोटर ओवरलोड पर भी अच्छे से काम करती है। आपकी गाड़ी का टूटने फूटने का डर रहेगा पर मोटर बंद नहीं होगी, बस उसकी पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब यह मोटर वजन में इतनी हल्की है तो गाड़ी तो बहुत ज्यादा हल्की हो जाएगी, मैकेनिकली बैलेंस कैसे होगी, 100 की स्पीड में तो गाड़ी हवा में उड़ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रिक कार होती है वह इंजन वाली कार से ज्यादा भारी होती है वेट में। जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है यह एसी सप्लाई पर काम करती है, जबकि एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए गाड़ी में एक बैटरी पैक होता है जिसमें हम डीसी सप्लाई को स्टोर करके रखते हैं, और इस डीसी सप्लाई को एक इन्वर्टर के थ्रू एसी में कन्वर्ट करके मोटर को दिया जाता है, फिर मोटर रन करती है। इस बैटरी पैक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस बैटरी पैक में लिथियम आयन सेल होते हैं इस टाइप के, और बहुत सारे सेल होते हैं। इनको सीरीज और पैरेलल में जोड़कर एक बड़ी बैटरी बनाई जाती है। जो टेस्ला का मॉडल 3 है उसमें 50 किलोवाट की बैटरी पैक है, उसमें 2170 ऐसे छोटे छोटे लिथियम आयन सेल लगे हुए हैं। यहाँ सिंगल सेल को यूज
यूज करने का पर्पज यही है कि एक तो बैटरी की लाइफ ज्यादा हो और दूसरा कूलिंग के लिए बेस्ट रहता है। जब कार चलती है या गाड़ी को चार्ज किया जाता है तो इन सेल के अंदर बहुत ज्यादा हीटिंग होती है, तो उस केस में ग्लाइकोल कूलेंट इन सेल के बीच में से पास करवाया जाता है सेल की कूलिंग के लिए, और आगे ये ग्लाइकोल कूलेंट गाड़ी के आगे की तरफ रेडिएटर लगा है वहां से पास होता है और इन सेल की कूलिंग करता है। अब इस बैटरी पैक को गाड़ी के सरफेस पर सेट किया जाता है ताकि कार मैकेनिकली बैलेंस रह सके, और इसी बैटरी पैक की वजह से यह कार इंजन वाली कार से ज्यादा भारी हो जाती है। तो यहाँ पर मोटर को रन करवाने के लिए एक इन्वर्टर के थ्रू मोटर को सप्लाई दी जाती है। यह इन्वर्टर इलेक्ट्रिक कार का माइंड होता है। जैसे इंजन की गाड़ी में स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए गियर बॉक्स लगा रहता है और बहुत सारे गियर होते हैं, क्लच भी होता है, पर इलेक्ट्रिक कार में यह सब इन्वर्टर ही करता है। इन्वर्टर के थ्रू फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा किया जा सकता है। जहां नॉर्मल कार में 3 पेडल होते हैं, क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर, वहीं इलेक्ट्रिक कार को सिर्फ एक सिंगल पेडल से भी चलाया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूंगा कि यह 3 वीडियो आप जरूर देखना, जिससे आपको इंडक्शन मोटर और जनरेटर के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा कि यह कैसे काम करते हैं। तो आप इस वीडियो को थोड़ा और आसानी से समझ पाओगे। जब हम कार को एक्सीलरेट करते हैं तो इन्वर्टर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मोटर की स्पीड बढ़ेगी और गाड़ी स्पीड में आगे बढ़ेगी। लेकिन जब हमें गाड़ी की स्पीड को कम करना है तो हम एक्सीलरेटर को धीरे धीरे छोड़ेंगे, तो इन्वर्टर अपनी फ्रीक्वेंसी को डाउन करेगा। तो इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि जब फ्रीक्वेंसी डाउन होती है तो मोटर खुद ही ब्रेकिंग का काम करती है। वह अपनी स्पीड को कम कर देती है धीरे धीरे, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डाउन होती है वैसे वैसे। यहाँ पर हमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी धीरे धीरे अपने आप ही स्लो डाउन होती जाएगी। और ब्रेक का यूज तो उस कंडीशन में कर सकते हैं जब गाड़ी को एकदम से रोकना होता है तब, और जब गाड़ी की स्पीड कम हो रही होती है तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी है गाड़ी में, उस मोटर को टायर से पावर मिलेगी। जब मोटर को टायर से पावर मिलेगी तो मोटर के अंदर जो रोटर की स्पीड है वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हो जाएगी, तो मोटर जनरेटर का काम करेगी और वापस बैटरी पैक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने लग जाएगी। जबकि जो हमारा आईसी इंजन है, यदि उसमें हम स्पीड को धीरे करते हैं तो इंजन तो कंटिन्यूसली फ्यूल को खाता ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक कार में हमें इसका फायदा मिलता है। और सबसे ज्यादा फायदा तब मिलता है जब हमारी गाड़ी ढलान में चल रही होती है, तो हमारी मोटर कंटिन्यूसली पावर जनरेट करती रहेगी और बैटरी में स्टोर करती रहेगी, और इसे ही बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारी गाड़ी 15 से 20 किलोमीटर ज्यादा चल जाएगी, पर इस चीज का एक फायदा तो है, कम से कम गाड़ी इलेक्ट्रिसिटी को बचा तो रही है, वेस्ट तो नहीं कर रही इंजन की तरह। अब यहाँ इलेक्ट्रिक कारों का एक और बहुत बड़ा फायदा है। जो हमारा इंजन होता है, जब उसको स्टार्ट करते हैं तो वह एक ही डायरेक्शन में चलता है, और जब गाड़ी को रिवर्स में चलाना होता है तब हम बैक गियर लगाते हैं और गाड़ी पीछे चलती है, जबकि इंजन तो हमारा उसी डायरेक्शन में घूम रहा होता है। पर गियर बॉक्स के थ्रू हम गाड़ी को पीछे की तरफ भी चला सकते हैं। इसी वजह से हमें इंजन वाली कार में बहुत सारे ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ती है। गाड़ी के गियर के लिए 1 नंबर 2 नंबर गियर, बैक गियर, जबकि इलेक्ट्रिक कार में सिंगल ट्रांसमिशन से ही गाड़ी चल जाती है। जब गाड़ी को पीछे चलाना होता है तो मोटर खुद ही पीछे की तरफ घूमने लग जाएगी। जस्ट इन्वर्टर के थ्रू फेज सीक्वेंस चेंज करने की जरूरत है और कार पीछे दौड़ने लग जाएगी। अब यहाँ पर एक और फायदा है इलेक्ट्रिक कार का। इलेक्ट्रिक कार को आप रिवर्स भी उतनी ही स्पीड में रन करवा सकते हो जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक कारों में एक बहुत ही स्मार्ट सॉफ्टवेयर को काम में लिया जाता है, तो वह आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को रिवर्स में रन करवाओ। आपने बहुत बार गाड़ियों में देखा होगा, गाड़ी जब कहीं धूल मिट्टी में फंस जाती है तो कार का एक व्हील तो घूमता है और दूसरा रुक जाता है। यह ओपन डिफरेंशियल की वजह से होता है। तो इस प्रॉब्लम को इलेक्ट्रिक कारों में बहुत आसानी से सोल्व कर दिया जाता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसी वजह से इलेक्ट्रिक कारों का गियर बॉक्स भी एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं होता है, जिससे कार की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। इलेक्ट्रिक कार को 0 से 100 की स्पीड पकड़ने के लिए कुछ ही सेकंड का टाइम लगता है। टेस्ला मॉडल 3 की बात करें तो 8.2 सेकंड में 100 की स्पीड को टच कर जाता है। वहीं यदि अपने इंडिया के टाटा नेक्सॉन की बात करें तो 9.58 सेकंड लगते हैं, जबकि यह नॉर्मल कार है, कोई बहुत ज्यादा पावरफुल कार नहीं है ऑडी मर्सिडीज जैसी। क्योंकि इंडक्शन मोटर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते ही वह एकदम से अपनी स्पीड को बढ़ा देती है, लेकिन इंजन में टाइम लगता है। पहले फ्यूल ज्यादा जलना शुरू होगा, फिर वह एनर्जी टायर में ट्रांसफर होगी। इसमें इंजन को टाइम लग जाता है। अब क्या आप बता सकते हो कि कौन से इक्विपमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक कार की कॉस्ट यहाँ पर बढ़ गई? इलेक्ट्रिक कार की कॉस्ट इसमें जो बैटरी पैक यूज होता है उसकी वजह से बढ़ जाती है। जो लिथियम आयन सेल होते हैं वह इलेक्ट्रिक कार में प्रीमियम क्वालिटी के यूज में लिए जाते हैं, ताकि 8 से 9 साल तक वह अच्छे से चल सके।
इलेक्ट्रिक कारों का मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है, एकदम साइलेंट कार होती है। इंजन वाली कार की तरह नहीं है कि इनको हर 10 से 12 हजार किलोमीटर पर इनको सर्विस करवाने की जरूरत है। पर इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम गाड़ी को खरीदते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, और यदि 8 ईयर के बाद में इलेक्ट्रिक कार का बैटरी पैक खराब हो गया तो जो एक इंजन वाली कार आती है नॉर्मल, उसके जितना पैसा तो इसकी बैटरी को बदलवाने में लग जाएगा। और यदि आप सेल करोगे तो भी आपको कोई अच्छा पैसा नहीं मिलेगा खराब बैटरी के साथ में। यदि टाटा नेक्सॉन ईवी की बात करें तो इस कार में 30 किलोवाट का बैटरी पैक है, और इस कार की प्राइस 14 से 15 लाख रुपए के पास में है, और यह एक बार फुल चार्ज में 200 किलोमीटर तक चलती है। यह कंपनी का कहना है, लेकिन लोगों को कुछ और ही रिजल्ट मिल रहे हैं। यदि हम कार के एवरेज की बात करें तो यह फास्ट चार्जिंग से 30 मिनट के अंदर 400 रुपए में फुल चार्ज हो जाती है, और हमारे घर पर 200 रुपए में 8.5 आवर में फुल चार्ज हो जाती है। तो यदि पेट्रोल डीजल से कंपेयर करें तो यह कार एकदम फ्री है, फ्यूल का तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं है। लेकिन आप इस बात का कमेंट में जरूर रिप्लाई करना कि जब इलेक्ट्रिक कारों का मार्केट बन जाएगा हमारे इंडिया में, तो आज हमारे इंडिया में जो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का 10 रुपया चार्ज किया जाता है, तो क्या यह बढ़कर पेट्रोल डीजल की तरह नहीं चला जाएगा? सोचने वाली बात तो है। और इलेक्ट्रिक कारों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब उनमें 10% के पास में बैटरी रह जाती है तो वह कार नहीं बैलगाड़ी बन जाती है, और 30-40 से ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलेगी। और इलेक्ट्रिक कार के पोल्यूशन के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि यदि आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक कार कम पोल्यूशन क्रिएट करती है तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देखना। तो मेरे हिसाब से आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस लाइव अड्डा को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो, और चैनल पर विजिट करोगे तो बहुत सारे ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक यू।